हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लेखराज और मैं आज आपके सामने फिर से हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वह है शीत युद्ध और उसके वैचारिक और राजनीतिक कारण। मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल आर के अशोक को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं जो बनाता हूँ वह पूरी तरह एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, परीक्षा एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर। शीत युद्ध, जिसे कोल्ड वॉर भी कहते हैं। शीत युद्ध से आशय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य विकसित उन कटु संबंधों को कहा जाता है जिनके कारण ये राष्ट्र एक दूसरे के विरोधी बन गए थे। संक्षेप में ये कहें तो दो महाशक्तियों के मध्य होने वाले वैचारिक युद्ध जिसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया था, शीत युद्ध कहलाया। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर लिपमैन ने किया था अपनी द कोल्ड वॉर नामक बुक में। शीत युद्ध को शांतिकालीन शस्त्र विहीन युद्ध भी कहते हैं। फ्रेंड्स, शीत युद्ध के मैं आपको उदय के कारण भी बताता हूँ। शीत युद्ध की जो शुरुआत होती है वो 1946 से शुरू होती है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विल्सन चर्चिल के फुलटन भाषण से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। चर्चिल ने फुलटन भाषण में जो बात कही थी वह आंग्ल अमेरिका गठबंधन की बात कही थी और साम्यवाद के प्रचार को रोकने की बात कही थी। फ्रेंड्स, इसी भाषण से शीत युद्ध की शुरुआत होती है। शीत युद्ध को वाक युद्ध या विचारात्मक युद्ध भी कहते हैं। फ्रेंड्स, शीत युद्ध को विचारात्मक युद्ध क्यों कहते हैं, ये बात को जानने के लिए हमें शीत युद्ध के वैचारिक कारणों का अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि हमें यह अच्छे से पता चले कि शीत युद्ध को वैचारिक युद्ध क्यों कहा जाता है, क्यों इसे वाक युद्ध कहा जाता है। फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं इसके वैचारिक कारण। फ्रेंड्स, पॉइंट बाय पॉइंट वैचारिक कारण को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम शीत युद्ध का पहला वैचारिक कारण है वह है दो विचारधाराओं का टकराव। रूस और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अलग अलग विचारधारा के समर्थक थे। ये दोनों, अमेरिका जहां पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, वहीं जो रूस है, सोवियत संघ है, वह साम्यवादी विचारधारा का समर्थक है। दोनों विचारधाराओं में बहुत ज़्यादा मतभेद होने के कारण इन दोनों में वैचारिक टकराव होना तो अनिवार्य ही था, स्वाभाविक की बात है। जब अलग अलग विचारधाराओं के दो लोग मिलते हैं तो उनके बीच में टकराव होता है। उसी प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अलग अलग विचारधाराओं के कारण आपस में टकराव हुआ, जो कि शीत युद्ध का कारण बना। फ्रेंड्स, वैचारिक कारण में दूसरा कारण है पारस्परिक संदेह। ये दोनों राष्ट्र एक दूसरे पे संदेह करते थे, एक दूसरे की जासूसी करवाते थे, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्हें लगता था कि कहीं रूस न मुझसे आगे निकल जाए, अमेरिका को लगता था, तो रूस को लगता था कहीं अमेरिका ना मुझसे आगे निकल जाए। दोनों ही एक दूसरे की जासूसी करते थे, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे, एक दूसरे पे संदेह करते थे। इसी कारण भी यह जो पारस्परिक संदेह है वह द्वितीय शीत युद्ध का कारण बना। फ्रेंड्स, तीसरा हमारा जो पॉइंट है वह है पारस्परिक विरोधी विचारधारा। फ्रेंड, थर्ड पॉइंट में हम जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग विचारधारा के होने की वजह से एक दूसरे के विरोधी हो गए थे, जो कि शीत युद्ध के बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। अलग अलग विचारधारा के न होते तो शायद शीत युद्ध होने की संभावना ही न होती। अतः हमारा थर्ड पॉइंट जो है शीत युद्ध का वैचारिक कारण में वह पारस्परिक विरोधी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। ये दोनों अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार
बड़े ही उत्साह और जोर शोर से करते थे ताकि वह एक दूसरे को नीचा दिखा सके। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ है वह विजित प्रदेशों पर नियंत्रण की इच्छा। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो प्रदेश जीते थे उनमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की अलग अलग मत थे। सोवियत संघ का यह मानना था कि जो जीते हैं, हमने जो प्रदेश जीते हैं उसमें साम्यवादी सरकार जो कि रूस की समर्थक सरकार हो उनका शासन हो, जबकि अमेरिका का कहना था कि इसमें स्वतंत्र चुनाव कराने के बाद इसमें लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए। परंतु दोनों के अलग अलग इच्छाएं होने के कारण यह आपस में इनके विचार टकरा रहे थे, जो कि शीत युद्ध का एक वैचारिक कारण बना। फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ यानी पांचवा जो हम कारण है वह है मनोवैज्ञानिक कारण। शीत युद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध ही है। मनोवैज्ञानिक युद्ध ही मानते हैं, जो कि विचारों से दो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के द्वारा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लड़ा गया, जिसकी चपेट में पूरा विश्व आ गया था। फ्रेंड्स, ये थे कुछ शीत युद्ध के वैचारिक कारण। 5 वैचारिक कारण मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये आपको एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ शीत युद्ध के कुछ राजनीतिक कारण, क्योंकि शीत युद्ध एक राजनीतिक युद्ध भी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले बताया था कि शीत युद्ध को विचारों का युद्ध क्यों कहा जाता था। उसकी जो वजह थी फ्रेंड्स, वो ये इसके वैचारिक कारण ही थे जो मैंने आपको बताया। इसी कारण ही शीत युद्ध को वैचारिक युद्ध कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके राजनीतिक कारण बताता हूँ। फ्रेंड्स, राजनीतिक कारण में हमारा पहला कारण है रूस द्वारा ईरान से सेना बुलवाने से इनकार करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ईरान पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया था। 1942 में एक समझौता हुआ जिसके तहत मित्र राष्ट्रों को 6 महीने के भीतर अपनी सेना बुलवानी थी। सभी राष्ट्रों ने अपनी अपनी सेना ईरान से वापस बुला ली, परंतु रूस ने अपनी सेना वापस नहीं बुलाई और उत्तरी ईरान में विद्रोह को प्रेरित किया। साथ ही साथ तेल संसाधनों से संबंधित 25 वर्षीय संधि कर ली। हाँ, बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में रूस ने अपनी सेना वापस बुलवा ली थी। फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा राजनीतिक कारण है वह यूनान और टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। सन 1942 में ब्रिटेन ने यूनान को नाजी शासन से मुक्त कराया था, जिसमें सोवियत संघ ने यूनान पर ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार कर लिया था। परंतु 1945 में जब निर्वाचन हुआ तो राजा के समर्थक सत्ता में आ गए, जिसके कारण रूस ने गुरिल्ला युद्ध शुरू करवा दिया यूनान में। यह युद्ध आगे चलकर गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। अतः यूनान ने अमेरिका से सहायता मांगी और दोनों के बीच एक फिर से वैचारिक युद्ध शुरू हुआ। फ्रेंड्स, यह कारण भी शीत युद्ध को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा जो कारण है वह है जर्मनी के विरुद्ध द्वितीय मोर्चा खोलने में विलंब करना। फ्रेंड्स, जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया था तो रूस ने मित्र राष्ट्रों से कहा था कि आप दूसरी ओर से जर्मनी पर हमला बोल दीजिए ताकि जर्मनी दूसरे मोर्चे को सुरक्षित करने में अपना ध्यान बटाए और रूस इस मोर्चे पर आसानी से उससे युद्ध कर सके। परंतु ब्रिटिश जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने आनाकानी की और विलंब किया। इसी वजह से भी रूस इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित था और वह बदला लेना चाहता था। यह कारण भी शीत युद्ध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शीत युद्ध का जो चौथा कारण था वह था अमेरिका द्वारा परमाणु बम की जानकारी गोपनीय रखना। अमेरिका ने
सोवियत संघ से परमाणु बम की जानकारी को गोपनीय रखा था। उसने नहीं बताया था कि मेरे पास परमाणु बम है। इसी कारण वह जो सोवियत संघ था वो अमेरिका को विश्वासघाती समझ रहा था कि उसने मित्रता पे खंजर घोंपा है, उसने विश्वासघात किया है। फ्रेंड्स, इस राजनीतिक कारण में जो हमारा पांचवा कारण है वह है सैनिक संगठनों का उदय। शीत युद्ध को बढ़ावा देने में यह कारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैनिक संगठन जो थे वह दो प्रकार के सैनिक संगठन थे। एक अमेरिका के समर्थक जिसे अमेरिका ने बनाया था, और दूसरा था सोवियत संघ रूस द्वारा बनाया गया, जिसमें था पहला था नाटो और सीटो। संयुक्त सोवियत संघ का जो संगठन था वह था वार्सा पैक्ट। फ्रेंड्स, ये संगठन ऐसे संगठन थे, इनका विचार ये था कि जिस संगठन में जितने ज़्यादा देश जिस संगठन के मेंबर हैं वह उतना ही शक्तिशाली है। अतः दोनों ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इन संगठनों में ज़्यादा से ज़्यादा देश को अपने अपने पक्ष में करने के लिए, अपने अपने संगठन में शामिल करने के लिए विभिन्न प्रकार के लाभ देने के लिए प्रलोभन देते थे, पैसा देते थे, ताकि वो देश जो हैं वो इनके संगठन में शामिल हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, भारत एक ऐसा देश था जिसने इन दोनों भी में से किसी भी संगठन का सदस्य नहीं था। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। फ्रेंड्स, गुट निरपेक्षता की नीति क्या होती है ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।